Back to next video. In this video, I am going to teach you integer of class 7. इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 का और चैप्टर है इंटीजर। इंटीजर मीन्स क्या होता है आपको मालूम है, और पिछले वीडियो में हमने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा भी है कि उसको ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन ऑफ इंटीजर, यानी कि कौन कौन से प्रॉपर्टी को इंटीजर मल्टीप्लाई में फॉलो करता है और कौन कौन से प्रॉपर्टी को वो डिवीजन में सेटिस्फाई करता है। तो इन दो टॉपिक को आज पढ़ेंगे और उस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज वाले सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले हम आप लोगों को एक आवश्यक सूचना देना चाहते हैं, और ये आवश्यक सूचना ये है कि आप लोग सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप वीडियो को देखिएगा बगल में सब्सक्राइब लिखा हुआ रेड कलर का होता है, उसको दबा देना है, फिर बेल आइकन आएगा उसको दबा दीजिएगा। ऐसा करने से आपको जब भी आपके क्लास का वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो तथा ये फैसिलिटी जो स्कूल द्वारा दिया जा रहा है वो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, यानी कौन कौन से रूल को मल्टीप्लाई में इंटीजर फॉलो करता है। पहला प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि दो इंटीजर को जोड़ते हैं तो रिजल्ट हमारा तीसरा कोई इंटीजर आता है, उसी तरह से यहाँ भी जब दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट जो है वो तीसरा कोई इंटीजर आएगा, और वही प्रॉपर्टी जो होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इंटीजर्स के नंबरिंग को चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, यानी इंटीजर्स वही दोनों हैं, एक को पहले नंबरिंग करके मल्टीप्लाई किया गया, दूसरे बार में दूसरे को पहले कर दिया गया, तो रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यानी 2 3 जा कीजिए या 3 2 जा कीजिए, 2 3 जा भी 6 होता है और 3 2 जा भी 6 होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में उसी तरह से तीन इंटीजर्स को नंबरिंग बदल के मल्टीप्लाई करना है, यानी a इंटू ब्रैकेट में b इंटू सी इक्वल टू a इंटू बी पहले कर लेंगे और c से बाद में करेंगे, यानी दो तीन इंटीजर्स हैं उसके नंबरिंग को बदल बदल के मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मींस a इंटू बी प्लस सी, अगर कोई इंटीजर्स है तो उसको हम लोग a इंटू बी प्लस a इंटू सी करके लिख सकते हैं। अगर इस तरह से वो फॉलो कर रहा है तो वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस किसी भी इंटीजर को जब 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही सेम इंटीजर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो, जीरो से किसी भी अगर इंटीजर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रिजल्ट जीरो ही होता है। 4 इंटू जीरो जीरो, -3 इंटू जीरो जीरो, तो जीरो से किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा रिजल्ट जीरो होता है, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ -1, यानी किसी भी इंटीजर को जब आप -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो इंटीजर जो होगा वो जो रिजल्ट आएगा वो उसका एडिटिव इनवर्स आएगा। क्या आएगा? उसका एडिटिव इनवर्स आएगा। मींस -1 से गुना करने के बाद वो इंटीजर जो आएगा और जो इंटीजर्स में हमने गुना किया है दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट हमारा जीरो हो जाएगा। जैसे एग्जांपल लीजिए 7 है और इसको -1 से हमने मल्टीप्लाई किया, रिजल्ट क्या आएगा? -7। अब 7 प्लस -7 करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है? जीरो। तो इसी को बोलते हैं एडिटिव इनवर्स, यानी -1 से मल्टीप्लाई करने पे उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स आता है। यह है प्रॉपर्टी ऑफ -1। तो इतने सारे प्रॉपर्टी जो थे वो मल्टीप्लिकेशन में हमें पढ़ने थे, जिसके बारे में हमने बताया। फिर डिवीजन में भी कुछ प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है? तो पहला क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। किसी भी एक इंटीजर को दूसरे से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट जो होगा वो तीसरा कोई आएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुड, क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ 1,
1 से किसी भी इंटीजर को डिवाइड कीजिए, रिजल्ट आपका सेम वही इंटीजर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ 1 के नाम से जानते हैं। ये डिवीजन फॉलो करता है। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तीन प्रॉपर्टीज जो है वो डिवीजन में फॉलो नहीं करता है। यानी इंटीजर्स आर नॉट कम्यूटेटिव, नॉट एसोसिएटिव एंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव अंडर डिवीजन ऑफ, ठीक, इंटीजर्स। यानी कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को डिवीजन में इंटीजर फॉलो नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए उसको हमने नहीं लिखा है। प्रॉपर्टी ऑफ -1, यानी किसी भी इंटीजर को -1 से डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट जो आएगा वो उस इंटीजर का एडिटिव इनवर्स आएगा। जैसे -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एडिटिव इनवर्स आता है, डिवाइड भी करेंगे तो एडिटिव इनवर्स ही आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ 0, यानी 0 में किसी भी इंटीजर को डिवाइड कीजिएगा तो रिजल्ट 0 ही होगा। जैसे 0 में 7 से डिवाइड करते हैं तो 0 आता है, 0 में -12 से करेंगे तब पर भी 0 आएगा। यानी 0 में किसी भी इंटीजर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, रिजल्ट 0 आएगा। अब इतना जानने के बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन भी जब करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में पहले से हम लोग जानते हैं कि BODMAS का रूल यूज किया जाता है। तो हमने लिखा है कि BODMAS का यूज करके हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। तो BODMAS क्या होता है? B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर ऐड एंड S फॉर सबट्रैक्ट। यानी जिसका नंबरिंग पहले है वो प्रोसेस पहले किया जाएगा। यानी ब्रैकेट सबसे पहले, अगर किसी सिंप्लीफिकेशन में ब्रैकेट है, डिवाइड है, ऑफ का भी है, मल्टीप्लाई भी है, तो सबसे पहले ब्रैकेट होगा, फिर ऑफ होगा, फिर डिवाइड होगा और फिर मल्टीप्लाई होगा। जिसका जैसे सीरियल है, सीरियल फर्स्ट है ब्रैकेट का, सेकेंड है ऑफ का, थर्ड है डिवाइड का, फोर्थ है मल्टीप्लाई का, फिफ्थ है ऐड का और सिक्स्थ है सबट्रैक्ट का। तो सबसे पहले नंबरिंग फर्स्ट जो होता है BODMAS में ब्रैकेट का होता है, इसलिए ब्रैकेट की प्रोसेस को पहले हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवाइड को करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सबट्रैक्ट। ये कुछ बेसिक रूल्स थे जिसको हमें अप्लाई करना है एक्सरसाइज 1C और 1D के लिए। ठीक है, तो इस प्रोसेस को और इस रूल्स को अप्लाई करके चलिए बनाते हैं, एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाता है। एक्सरसाइज 1C का फर्स्ट क्वेश्चन है वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो दिया हुआ है LHS और RHS दोनों को वेरीफाई करके बता देना है कि दोनों इक्वल हैं। तो ये देखिए 3 इंटीजर्स हैं 8, 9 और 5, यानी 8 × 9 पहले ब्रैकेट में है और 5 बाद में है। इधर 8 को पहले कर दिया गया है, 9 × 5। ये प्रॉपर्टी हमने बताया था, कौन सा था बताइए? जब हमने पढ़ा रहा था इसके पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, उसमें इस तरह की प्रॉपर्टीज को हमने बताया था। वो कौन सा प्रॉपर्टी था? एसोसिएटिव। गुड, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जब फॉलो करता है मल्टीप्लिकेशन तो ये रिजल्ट जो है दोनों LHS और RHS वो इक्वल होंगे। देखिए सॉल्व करके पहले LHS को सॉल्व कीजिए। 8 × 9 × 5, 8 9 जा 72 × 5 = 360। अब हम लोग RHS को सॉल्व करेंगे, उधर वाले को, और वहाँ 8 बाहर है और 9 × 5 ब्रैकेट के अंदर है, यानी 8 × 9 5 जा 45, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 8 5 जा 40 और 4 कैरी हो गया, 8 4 जा 32, 4 36, यानी यहाँ भी 360 आया और यहाँ भी। LHS = RHS वेरीफाइड। इसी तरह से बाकी जितने भी B C D E F G नहीं, B और C दो ही क्वेश्चन और बचे हैं। इसका सेम प्रोसेस से पहले इक्वल टू के इधर वाले को सॉल्व करके लाना है आंसर, और फिर इक्वल टू के उधर वाले को, और दोनों जब इक्वल आ जाता है तो वेरीफाइड हो जाता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन का एक हमने बताया, बाकी दो खुद से बनाना है। सेकेंड में फिल इन द बॉक्सेस है। देखिए हमने जब पढ़ाया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स, उसमें ये भी बताया था कि A × B = B × A होता है। तो यहाँ पे A और B की जगह पे 5 और 7 है, जब इधर 5 × 7 है तो उधर 7 × 5 होना चाहिए। ये बॉक्स में क्या हो सकता है? तो 7 × 5 होगा। ठीक है, D नंबर है A × B = B × क्या होना चाहिए? गुड, A। तो इसी तरह से सारे बॉक्सेस को आप फिल कर दीजिएगा, ये 2 नंबर आपका बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है?
वो भी फिल इन द बॉक्सेस ही है, लेकिन वहां पे आप देखिए एडिटिव इनवर्स जो हमने बताया था उसका अप्लाई करना है। व्हाट इज एडिटिव इनवर्स? जब किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो उसी को यहाँ पे लागू करना है, लिखना है, फिल इन द बॉक्सेस। और फर्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस व्हाट इज इक्वल टू 0। 2 में क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाएगा? तो 2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? तो 2 में -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 इंटू -1 क्या होता है? -2, यानी -2 यहाँ लिख देंगे तो 2 प्लस -2 0 हो जाएगा। इसी तरह से बाकी जितने हैं 1 प्लस -1 क्या होगा? दोनों को जोड़ दीजिए, दो डिफरेंट इंटीजर्स है, एक प्लस है और एक माइनस है, लेकिन वैल्यू सेम है तो 0। 4 प्लस -4 0। 3 में क्या जोड़ेंगे कि वो माइनस मतलब 0 हो जाएगा। देखिए सी नंबर को, डी नंबर क्वेश्चन, व्हाट प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3 का एडिटिव इनवर्स -3 होगा, यानी -3 और +3 को ऐड कीजिएगा तो 0 हो जाएगा। ई नंबर में भी उसी तरह से है, 1 को में क्या जोड़ेंगे तो -1 जोड़ देंगे, -3 दिया हुआ है क्या जोड़ेंगे 0 हो जाएगा तो +3। इस तरह से आप 3 बना लीजिएगा। 4 नंबर है मैच द फॉलोइंग। इसमें देखिए एक है -3 + 5 = 5 + -3। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है एडिशन का? क्लोजर प्रॉपर्टी। तो देखिए लिखा होगा इसमें लिखा होगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। लिखा है कि दो इंटीजर्स को जब आप ऐड करते हैं तो a + b = b + a, और ये होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। यहाँ देखिए दिया हुआ है सेकंड नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, उससे उसको मैच कर देंगे। बी नंबर है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो देखिए लिखा है 5 नंबर में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सी नंबर है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। a into b is equal to b into a। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन से उसको कर लेंगे। डी नंबर है a into b into c is equal to a into b into c, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उससे मैच कर लेंगे। 5 into 0 is equal to 0, तो ये है प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, देखिए दिया हुआ है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0, उससे मैच कर लीजिएगा। 7 into 1 इक्वल टू 1 into 7 इक्वल टू 7 ही, यानी ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो इससे मैच कर लीजिएगा। 4 नंबर मैच द फॉलोइंग इजी है, आप अपना प्रॉपर्टी बस देख लेना है कि एडिशन में कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन का कौन सा प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है, और उसको हम लोग मैच कर लेंगे। 5 नंबर है कंप्लीट द बेसिक मल्टीप्लिकेशन इन द टेबल गिवन बिलो। यहाँ देखिए ये इधर करना है +1 और -1 को, और करके ऊपर तक लिखते जाना है, फिर +2 से 1 को करना है और ऊपर तक लिखते जाना है। इस तरह से इस बॉक्सेस को आपको भर लेना है। 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into 3 3, इस तरह से ऊपर और नीचे वाले कॉलम को फिल कर लीजिएगा। 6 नंबर यूज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड फाइंड द फॉलोइंग। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में होता है, और उसका यूज करके इसको कंप्लीट करना है। Using distributive property, find the following। और फर्स्ट क्वेश्चन है 25 into 8 + 2, और ये हो जाता है 25 into 8 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस का साइन है प्लस लिख देते हैं, 25 into 2, 25 8 क्या 200 और 25 2 जा 50, और दोनों को जोड़ देंगे तो 250। हमने बताया था a into b + c अगर दिया है तो इसको हम लोग लिखते हैं a into b + a into c, और यही होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और उसी का यूज करके 6 नंबर को सॉल्व करना है। सॉल्व कर लीजिए। सी नंबर देखिए 48 into 76 +
48 इंटू 24। यहाँ पे देखिए 48 यहाँ भी है, 48 यहाँ भी है। a इंटू बी, ए इंटू सी, ए इंटू बी, ए इंटू सी को क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस सी। ए को बाहर कर लीजिए 48 और b प्लस सी को ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लीजिए। 48 इंटू 76 में 24 जोड़िएगा 100, यानी 4800। इस तरह से या तो a इंटू बी प्लस सी दिया होगा, उसको इस तरह से तोड़ लेना है, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अगर a इंटू बी और a इंटू सी दिया है तो इसको a इंटू ब्रैकेट में b प्लस सी करके बना लेना है। जैसे हमने पहला बनाया इस तरह से दिया हुआ था, उसको इस तरह से लिख के बना दिया। दूसरे में इस तरह से दिया हुआ था, उसको पहले वाले फॉर्म में लिख के हमने सॉल्व कर लिया। इस तरह से आपको 6 का सारे के सारे सॉल्व कर लेना है। 7 में BODMAS के रूल को यूज करना है। BODMAS का रूल जो हमने बताया कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे देखिए और भी साइन दिया हुआ है, वो किसी 2 डिजिट के ऊपर ये लाइनिंग दिया हुआ है, तो इस लाइनिंग को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। BODMAS के अलावा भी अगर ये लाइनिंग है, यानी इन BODMAS में जितने भी मतलब वर्ड्स हैं, इसके अलावा भी अगर कोई साइन है ये वाला, तो इन सबको छोड़ के पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए बनाते हैं। एक हम बाकी खुद बनाइए। 7 में सिंप्लीफाई करना है यूजिंग BODMAS के रूल को। और 7 का हम D नंबर क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिसमें BODMAS के अलावा ये लाइनिंग दिया हुआ है। तो हमने अभी बताया कि BODMAS के अलावा अगर लाइनिंग हो तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, इस लाइनिंग वाले को। तो एज इट इज जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे और सबसे पहले 6 + 1 को 7 कर लेंगे यहाँ। ठीक है, अब छोटे वाले ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो यहाँ तक जो है, यहाँ तक लिख लेंगे 9 इंटू 7 63 माइनस 13 इंटू 3 39। अब इसको सॉल्व करेंगे 63 माइनस 39 को, बाकी सब जैसे है वैसे लिख लेंगे। और 63 में से 39 को जब घटाते हैं तो ये 24 होता है, तो यहाँ पे 24 लिख लेंगे, 3 माइनस 24। ठीक है, अब बचा हमारा ये मंझला कोष्ठ। देखिए 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल, इसको बोलते हैं मिडिल और इसको बोलते हैं बिग। तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को भी करेंगे, ब्रैकेट में भी सबसे पहले स्मॉल, उसके बाद मिडिल और उसके बाद बिग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया और उसका जो सॉल्यूशन आया वो -24 आया, 24 आया, जिसको 3 के बाद हमने -24 करके लिख लिया। अब जो बचा वो मिडिल और बिग ब्रैकेट हुआ, तो सबसे पहले इस मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जैसे लिखा हुआ है यहाँ तक लिख लेंगे, -8 को बाहर कर लेंगे ब्रैकेट से, छोटे वाले से, +3 -24। यहाँ देखिए ये माइनस है और ये माइनस है, ये दोनों एक साथ ऐड होकर -32 हो जाएगा और +3 रह जाएगा। यानी मिडिल ब्रैकेट में -32 और +3 को ऐड करेंगे तो क्या बचेगा, -29। अब ये मिडिल ब्रैकेट को हटा लेंगे और सबको बिग ब्रैकेट के अंदर कर लेंगे। पहले से -17 है वो लिख लेंगे, +2 माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 2 + 29 लिख लेंगे। तो ये यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो 2 लगातार जब माइनस के साइन आते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, 2 + 29। अब ये बिग ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 + 29 क्या होता है, 31, और -17 पहले से था, तो -17 + 31 को अगर सॉल्व कीजिएगा तो 31 बड़ा है और इसका साइन भी पॉजिटिव है, तो 31 में से 17 घटा देंगे, 14 आता है, जो कि हमारा आंसर होता है। तो इस तरह से जब भी आपको सिंप्लीफिकेशन हो तो उसमें BODMAS का रूल यूज कीजिएगा। लेकिन BODMAS के अलावा अगर ये किसी वर्ड, किसी 2 के ऊपर ये लाइनिंग है तो सबसे पहले इस लाइनिंग को सॉल्व करेंगे, या वो लाइनिंग के अंदर प्लस हो, माइनस हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, लाइनिंग के अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, फिर मिडिल ब्रैकेट को और फिर बिग ब्रैकेट को, और लास्टली में हमारा ये आंसर आता है 14। तो इस तरह से बाकी को भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा 1C कंप्लीट हुआ। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? इसमें कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं और डिवीजन के जो रूल्स हैं जिसको हमने बताया उसको बस फॉलो कीजिए, और उसके अकॉर्डिंग टू BODMAS का रूल तो आप पहले से बनाते हैं, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट को मतलब बारी बारी से जिसका नंबर पहले उसको पहले सॉल्व करते हैं, तो उसी को फॉलो करके हमने इसको लास्ट में सिंप्लीफिकेशन को किया है।
और आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग 1D को सॉल्व करेंगे। देखिए 1D में वर्ड्स रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से, क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें क्या क्या कह रहा है, फिर जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टू हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है वो डिसाइड करते हैं, और डिसाइड करने के बाद फाइनली हम उसको सॉल्व करते हैं। यानी हमें इसको पढ़ना है, समझना है, फिर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, फिर डिसाइड करना है व्हाट टू डू, इसमें करना क्या है, और देन जाके लास्टली हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर नायर हैड 25 इन हिज बैंक, 2500 इन हिज बैंक। मैंने एक व्यक्ति है जिसके बैंक में पहले से 2500 रुपीज था, उसने 1250 रुपीज जनवरी में डिपॉजिट किया और सेम मंथ में उसने 750 रुपीज विथड्रॉ किया, यानी सेम मंथ में नहीं फरवरी में विथड्रॉ किया। फिर अगले वो अप्रैल में 500 डिपॉजिट करता है और 300 मार्च में डिपॉजिट किया था, यानी अप्रैल में फिर से वो डिपॉजिट करता है 500। डिपॉजिट मीन्स जमा करना और विथड्रॉल मीन्स निकालना। तो इसके पास टोटल कितने बैंक में मनी है वो लिख लेंगे, टोटल अमाउंट इन हिज अकाउंट। शुरू में कितना था वो लिख लेंगे 2500। इसके अलावा कितना पैसा डिपॉजिट किया वो इसमें ऐड हो जाएगा, टोटल मनी इक्वल टू 2500 पहले से है। देखिए डिपॉजिट किया है 1250 रुपीज और फिर डिपॉजिट किया है 500, यानी टोटल उसके पास जो बैंक बैलेंस हुआ वो कितना हुआ, ऐड कर लेंगे 0 0 0 5 5 2 7 5 12 कैरी 1 2 1 3 एंड 4 2 1 3 और कैरी 1 4, यानी इतना रुपये उसके पास हो गया, पहले से था और जमा किया। अब इसमें से विथड्रॉ कितना किया, विथड्रॉ मनी, देखिए उसने फरवरी में विथड्रॉ किया है 750 रुपीज और 300 रुपीज फरवरी मार्च में, तो 750 प्लस 300 विथड्रॉ किया। इसको निकाल लेंगे, टोटल कितना विथड्रॉ किया, विथड्रॉ मनी 1050। अब हमने टोटल बैंक में जमा किया और ये पहले से था वो 4250 था, उसमें से हमने निकाल लिया 1050। हमारे पास बचा कितना, तो मनी लेफ्ट इन अकाउंट इन हिज अकाउंट इक्वल टू 4250, जो टोटल है उसमें से कितना विथड्रॉ किया है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 0 5 - 5 0, 2 में से 0 2, 4 - 1 3, यानी 3200 रुपीज उसके अकाउंट में अभी भी बैलेंस है। इसमें करना क्या था, एक व्यक्ति के पास पहले से कुछ पैसे थे और थोड़े थोड़े पैसे उसने 2 बार जमा किया और कुछ पैसे 2 बार करके उसने निकाला। तो जो जमा करते हैं वो हमारे अकाउंट में जाके बैलेंस हो जाता है, बढ़ जाता है, और जो उसमें से विथड्रॉ करते हैं वो हमारे अकाउंट से उतना लेस हो जाता है। तो जितना जमा किया पहले से था उसको हमने एक साथ ले लिया और 2 बार विथड्रॉ किए उसको दोनों को एक साथ ऐड कर लिया। अब हमारे बैंक में कितना बचा है, तो टोटल अकाउंट इन हिज बैंक माइनस विथड्रॉ मनी कर दीजिए। अब वो लेफ्ट जो जितना मनी बचा वो उसके अकाउंट में ये रहा 3200। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, इन ए 2 × 50 मीटर रिले रेस, यानी एक रेस है जिसमें 2 लोग मिलके 50 मीटर दौड़ना है। प्रिया रन द फर्स्ट 50 मीटर, प्रिया पहले दौड़ती है 50 मीटर एंड हैंडेड द बैटन टू रिंकी हु इंस्टेड ऑफ रनिंग टुवर्ड्स फिनिश लाइन, जो कि फिनिश लाइन की तरफ जा रही है रिंकी, वो उसको दे देती है। रन बैक 10 मीटर टुवर्ड्स द स्टार्टिंग लाइन बिफोर
शी वाज स्टॉप्ड। जब वो स्टॉप की तो उसके बाद वो फिर से स्टार्टिंग लाइन की तरफ क्या की, 10 मीटर और दौड़ी। हाउ मीटर डिड रिंकी हैव टू रन नाउ टू फिनिश द रेस, यानी रिंकी को कितना दौड़ना पड़ेगा कि रेस जो है वो फिनिश हो गया। यानी दो व्यक्ति को मिलके दौड़ना था। सपोज दैट ये है रनिंग रेस ट्रैक। मान लीजिए ये 100 मीटर का है, यहाँ तक किसी को दौड़ना है, पहले को 50 मीटर क्रॉस करना है और यहाँ से दूसरी वाली दौड़ेगी तो फिनिश लाइन को 50 मीटर में क्रॉस करेगी। तो पहले बार प्रिया दौड़ती है लेकिन वो 10 मीटर पहले ही बैलून को इसको रिंकी को दे देती है, यानी वो 40 मीटर ही दौड़ पाती है। उसको दौड़ना था 50 मीटर बट 10 मीटर पहले ही वो स्टार्टिंग लाइन से फिनिश लाइन से 10 मीटर पहले, जो कि रिंकी का फिनिश स्टार्टिंग लाइन था उससे 10 मीटर पहले वो बैलून को उससे लेना पड़ा। मींस इसको 10 मीटर ज्यादा दौड़ना पड़ा और वो 10 मीटर अपने रेस की हिस्सा को कम दौड़ी। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी मीटर डज रिंकी हैव टू रन नाउ। अब रिंकी को कंप्लीट करने के लिए कितना, टोटल कितना रनिंग करना था, टोटल रनिंग मीटर इक्वल टू 250 100 मीटर। प्रिया रन इक्वल टू 50 माइनस 10, यानी वो 10 मीटर कम ही दौड़ पाई। प्रिया जिसको 50 मीटर दौड़ना था वो 10 मीटर कम दौड़ी, यानी वो 40 मीटर ही दौड़ पाई। रिंकी हैव टू रन टू फिनिश इक्वल टू 50 प्लस 10, यानी अपने हिस्से का तो 50 दौड़ी ही दौड़ी, 10 मीटर उसके हिस्से का भी उसको यहां से शुरू करना पड़ा रिंकी को। ठीक है, तो 10 मीटर ये और 50 मीटर खुद वाला, यानी 50 और 10 60 मीटर, 50 और 10 60 मीटर उसको दौड़ना पड़ा। सेकेंड क्वेश्चन बना, इसमें था कि दो व्यक्ति को मिलके एक रेस को खत्म करना था, लेकिन पहली लड़की ने 10 मीटर पहले ही रेस को खत्म कर दिया और उसके 10 मीटर वाले हिस्से को भी दूसरे वाली को पूरा करना पड़ा। थर्ड है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 105, इफ वन ऑफ द नंबर इज -7 व्हाट इज द अदर। लेट द, एक नंबर मालूम है दूसरा नहीं मालूम है और दोनों का प्रोडक्ट हमें मालूम है। लेट द अदर नंबर इक्वल टू ए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मालूम है तो बाय क्वेश्चन a इंटू -7 इक्वल टू 105, यानी एक नंबर और एक अननोन नंबर। तो अननोन नंबर को हमने a मान लिया और एक नंबर -7 है, दोनों मिलके मल्टीप्लाई होकर 105 होता है। तो वो नंबर क्या था, a इक्वल टू इधर का मल्टीप्लाई इक्वेशन में उधर जाएगा तो -7 अंडर हो जाएगा नीचे। अब इससे इसको जब कीजिएगा तो 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये प्लस है और ये माइनस है, तो रिजल्ट जो होगा वो -15 होगा। यानी सेकंड नंबर क्या था, -15। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 105, यानी दो नंबर मिलके 105। प्रोडक्ट मीन्स दोनों का गुणनफल, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 105 आता है। एक नंबर उसमें का दिया है -7, दूसरा नहीं मालूम है तो अदर को हम लोग a मान लिया। बाई क्वेश्चन a इंटू -7 इज इक्वल टू 105, a इज इक्वल टू 105 बाई -7। अब जब पॉजिटिव को निगेटिव से डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट भी निगेटिव आता है। ये हमने डिवीजन में रूल में बताया है इंटीग्रल्स के, तो वहां से -15 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया जाता है। ए बुक कॉस्ट Rs96 एंड महेश बॉट 60 सच बुक, यानी एक बुक का कॉस्ट 96 रुपीज है और एक व्यक्ति महेश है जो 60 बुक को खरीदा। बाय मिस्टेक द अकाउंटेंट एट द स्टोर मेड द बिल बाय टेकिंग द कॉस्ट ऑफ ईच बुक टू बी 5 रुपीज लेस, यानी मिस्टेक से अकाउंटेंट को बुक का कॉस्ट 96 लगाना था लेकिन वो 5 रुपीज लेस करके उसने बिल को बना दिया। व्हाट इज द डिफरेंस इन द बिल फॉर
व्हाट इट शुड बी हैव बीन, यानी जो उसने बिल बनाया उसमें कितने का डिफरेंस आया, एक्चुअल जो बनना था और जो उसने गलती से बनाया उसमें कितना डिफरेंस था। तो देखिए कॉस्ट ऑफ बुक दिया हुआ है 96 रुपीज, नंबर ऑफ बुक दिया है 60, तो टोटल कॉस्ट ऑफ बुक क्या होना चाहिए था 96 इंटू 60, यानी 96 वन बुक का कॉस्ट है और 60 बुक हमने खरीदा है, तो हमारा बिल जो होना चाहिए था 96 इंटू 60 होना चाहिए था, वो जो कि 6 6 36 और 9 6 54 और 3 5760 रुपीज होना चाहिए था। लेकिन बाय मिस्टेक अकाउंटेंट ने बिल कितना लगाया, बाय मिस्टेक कॉस्ट ऑफ बुक इक्वल टू 96 माइनस 5 यानी 91, यानी बिल मेड बाय अकाउंटेंट इक्वल टू 60 इंटू 91, यानी 96 के बजाय उसने 91 से बिल बनाया, और वो बिल कितने का बनेगा 5460 रुपीज का। तो दोनों बिल में डिफरेंस कितने का आया, डिफरेंस निकाल लीजिए। डिफरेंस इक्वल टू 5760 माइनस 5460, डिफरेंस जो आया वो 300 रुपीज का आया। जो उसका बिल बनाना था 5760 का, बाय मिस्टेक उसने बिल बनाया 91 के हिसाब से, यानी पर बुक 91 रुपीज लगाया, जिसके चलते उसका आया कॉस्ट 5460। तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने का हुआ, तो 300 का हुआ। 5 नंबर है एवरी फ्लोर ऑफ 104 फ्लोरी बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है जो 104 स्टोर का है, यानी 104 तल्ला है, 104 फ्लैट्स है उसमें, 1 to 1 1/1 104 फ्लोरी है, और ईच का हाइट जो है, एक फ्लोर का जो हाइट है वो 4 मीटर है, यानी 104 फ्लोर है और ईच फ्लोर का हाइट जो है वो 4 मीटर है। ई पे बैलून राइज 3 मीटर एवरी सेकेंड, एक बैलून को छोड़ा जाता है और वो बैलून 3 मीटर पर सेकेंड ऊपर जाता है, तो हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू राइज द फ्रॉम 36 फ्लोर टू 96 फ्लोर, यानी उस बैलून को 36 फ्लोर से लेके 96 फ्लोर तक जाने में कितने का समय लगेगा। तो पहले तो हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे कि 96 और 36 फ्लोर के बीच डिस्टेंस कितने का है। डिस्टेंस बिटवीन 96th floor to 36th floor equal to 96 minus 36 into 4 मीटर, यानी दोनों के बीच कितने फ्लोर है वो निकल जाएगा 96 माइनस 36, और एक फ्लोर का हाइट कितना है 4 मीटर है, तो यहां से डिस्टेंस आ जाएगा, यानी 240 मीटर का हाइट है 36 फ्लोर से लेके कहां तक 96 फ्लोर तक, यानी उसके बीच का डिस्टेंस मालूम हो गया। और बैलून का स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ बैलून इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस टाइम कितना लगेगा उसको ट्रेवल करने में, टाइम टेकन बाय balloon to rise up to 96th floor equal to 240 by 3, ठीक है, यानी 240 मीटर जाना था और उसका स्पीड था 3 मीटर पर सेकेंड,
तो ये कट ऑफ हो जाएगा, 80 सेकेंड लगेगा। यानी उसको 36 फ्लोर से 96 फ्लोर तक जाने में 80 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये हुआ 5 नंबर। 6 नंबर, वन ड्राइवर ए ड्राइवर वाज कलेक्टिंग वाटर सैंपल फ्रॉम लेक। एक गोताखोर है, ड्राइवर में गोताखोर होता है जो कि सैंपल पानी का लेना चाहता है एक झील से। ही कलेक्टेड ए सैंपल एट एवरी इंटरवल ऑफ 3 मीटर, यानी वो हर एक 3 मीटर पर सैंपल को कलेक्ट करता है। ठीक है, और वो स्टार्ट करता है 5 मीटर नीचे से, यानी लेक के 5 मीटर नीचे से शुरू करता है और कहां तक कलेक्ट करता है, 35 मीटर नीचे तक। हाउ मेनी सैंपल डिड ही कलेक्टेड, तो उसने टोटल कितने सैंपल कलेक्ट किया। ठीक है, इसमें कह क्या रहा है कि वो 5 मीटर से शुरू किया कलेक्ट करना और 35 मीटर तक स्टार्टिंग कलेक्शन फ्रॉम 5 मीटर एंड stopped at 35 मीटर, यानी 5 मीटर से स्टार्ट किया कलेक्शन और स्टॉप किया जाके 35 मीटर पे। तो टोटल कितना उसने, टोटल डेप्थ इक्वल टू 35 माइनस 5, यानी 30 मीटर। 5 मीटर से लेके झील में 35 मीटर नीचे जाने में टोटल उसको 30 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो इस 30 मीटर में वो कितना सैंपल लिया होगा, तो हर एक 3 मीटर पर वो एक सैंपल लेता है। ठीक है, टोटल सैंपल कलेक्टेड बाय ड्राइवर इक्वल टू 30/3 + 1। देखिए 30 मीटर ने तो लिया ही 3-3 मीटर की दूरी पर, लेकिन 5 मीटर से ही उसने शुरू कर दिया था लेना। तो एक कलेक्शन तो 5 मीटर पे ले लिया वो पहले, और उसके बाद 30 मीटर तक लिया। तो ये प्लस हमने इसलिए किया क्योंकि वो 5 मीटर से ही शुरू कर दिया था। तो 30 को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो 10 + 1 यानी 11 सैंपल उसने टोटल कलेक्ट किया। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 मीटर जहां से गया नीचे, ये झील का सतह है समझ लीजिए, और 5 मीटर गया तो यहाँ फर्स्ट सैंपल लिया, और यहाँ से 30 मीटर फिर गया और यहाँ उसने एंड किया। तो फिर हर एक 3 मीटर पे लिया उसने। तो यहाँ आते आते 10 सैंपल हो गया। तो 10 सैंपल प्लस फर्स्ट सैंपल 5 मीटर पे लिया था, तो 10 + 1, इसलिए हमने यहाँ पे +1 कर दिया है क्योंकि वो पहले ही एक सैंपल ले चुका था, फिर 30 मीटर तक गया तो 10 सैंपल लिया, यानी 10 + 1 11 टोटल सैंपल वो कलेक्ट करेगा। 7 है, रंजन वेंट टू प्ले 60 मार्बल, यानी रंजन जाता है खेलने के लिए 60 मार्बल के साथ। मार्बल मीन्स क्या होता है, जानते हैं आप लोग? नहीं, कंचा। जो हम लोग बच्चों खेलते हैं, बच्चे बचपन में कंचा से खेलते हैं, उसको हम लोग मार्बल बोलते हैं। तो रंजन के पास 60 मार्बल था, वो खेलने के लिए गया। इन 8 गेम, 8 गेम में वो गेन करता है -5 मार्बल, मीन्स 5-5 मार्बल हार जाता है पहले 8 गेम में। फिर 4 गेम में वो 4-4 मार्बल जीतता है, यानी गेन करता है। हाउ मेनी मार्बल डिड रंजन हैव एट द एंड, यानी अंत होते होते गेम का उसके पास कितना होगा। At first he had 60 marbles, यानी शुरू में उसके पास 60 मार्बल्स था। इन 8 गेम he gained 8 into -5, यानी हर एक गेम में -5 किया, तो 8 गेम में -40 मार्बल उसने गेन किया। लास्ट 4 गेम ही गेंड 4 into 4 यानी 16 मार्बल्स। लास्ट 4 गेम में उसको 16 मार्बल गेन हुआ। पहले 8 गेम में -40 मार्बल गेन हुआ और शुरू में उसके पास था 60 मार्बल्स।
तो एट इंड उसके पास कितना बचा? एट इंड ही हैड टोटल मार्बल्स इक्वल टू 60 प्लस माइनस 40 प्लस 16। तीनों को ऐड कर देंगे, इतना था, फिर इतना उसको मिला, फिर इतना मिला, तो टोटल लास्ट में प्लस माइनस माइनस 16 और 60 और 16 को एक साथ ऐड करेंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, और 40 को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी लास्ट आते आते उसके पास 36 मार्बल्स बचा। ठीक है। 8 नंबर है, ए सबमरीन मूव फ्रॉम ए वाटर सरफेस एट द स्पीड ऑफ -20 पर मिनट। एक सबमरीन है जो कि वाटर सरफेस से नीचे की तरफ जाता है -20 मीटर पर मिनट, यानी हर मिनट में -20 मीटर नीचे जाता है, ऊपर नहीं नीचे जाता है। तो हाउ फार सबमरीन फ्रॉम द वाटर सरफेस एट द एंड ऑफ 7 मिनट, यानी 7 मिनट के बाद वो कितने दूरी पर होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। से 1 मिनट का स्पीड दिया हुआ है, 7 मिनट में कितना होगा आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आ जाएगा आपको। ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर इंटीग्रल्स कंप्लीट होता है, जिसमें हमने एडिशन ऑफ इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा, इंटीग्रल्स के बारे में पढ़ा, सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिवीजन ऑफ इंटीग्रल्स, और इसके अलावा इंटीजर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को भी हमने सॉल्व किया। इस तरह से आपका ये इंटीग्रल चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से ये समझ में आया होगा, क्योंकि हमने उसी तरीके का यूज किया है जिस तरीके से आप इजी वे में समझ जाएं। ठीक है। तो आप अब जाइए और अपने फेयर को कंप्लीट कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, जब तक समझ में ना आए तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है। अब जब आप 3 बार 4 बार एक मैथ को बना लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है। पढ़िए ध्यान लगा के और सॉल्व कीजिए जितने भी आपको मिल रहे हैं होमवर्क, चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, या एसएसटी हो, या हिंदी संस्कृत, जो भी आपको मिल रहे हैं स्कूल के द्वारा होमवर्क, सारे होमवर्क को कंप्लीट कीजिए। ये आपकी प्रायोरिटी है। सबसे पहले होमवर्क को कंप्लीट करना, फिर उसमें फेयर को कंप्लीट करना, और जैसे ही स्कूल खुलता है तो सारे सब्जेक्ट का फेयर आपको कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है।